तो हम आज ग्रीन हाउस गैसों के बारे में चर्चा करते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या पड़ता है वर्तमान में। ग्रीन हाउस गैस, ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव क्या है वायुमंडल पर, वायुमंडल पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। प्राकृतिक में ये ग्रीन हाउस गैसें कहाँ से उत्पादित होती हैं, मानव जनित है या आप देखेंगे कि दो तरह से ग्रीन हाउस गैसें आप देखेंगे, एक मानव जनित है, मानव के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, दूसरा प्राकृतिक नेचुरल होती है। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव में आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसें ही मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसान जो होता है, आप देखेंगे कि मौसम का पहले आगमन होना, देखेंगे कि जो होता आम के बोरे में जनवरी फरवरी में जो होता है आम के जो होते मंझरी लग गए, फिर भी मंझरी फल जो होता है इसकी अच्छी नहीं हो पाई। ये किसके कारण होता, जलवायु परिवर्तन का कम होना या समय से पहले आना, ये एक रीजन होता है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव का रीजन पाया जाता है। ये ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो होता है, देखिए वायु में आप देखेंगे अगर देखा जाए कि सौर ऊर्जा हो होती है जो सूर्य से निकलती है, ये जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा आप देखेंगे कि पृथ्वी पर जो होता है अर्थात जल एवं स्थल, सौर ऊर्जा जो निकलती है पृथ्वी को, जल और स्थल को दोनों को हीट करेगी, गर्म करती है। और कहा जाता है कि गर्म होता है जब ऊष्मा पृथ्वी पर जो आती है सौर ऊर्जा, जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद जो होता है जल और स्थल दोनों से जो होता है विकिरण जो होता है ऊपर की तरफ क्या होती, पुनः विकिरण क्या कर जाता है, ऊर्जा वायुमंडल में क्या हो जाता है, वापस जाती है। जब वायुमंडल में वापस जाती है, हमने कहा कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा जल और स्थल को क्या करती है, गर्म करती है, और गर्म होकर के क्या करती है, जब ये तप्त होगी तो पुनः ऊर्जा क्या करती है, वायुमंडल में वापस जाती है। लेकिन वापस जाती तो है, लेकिन इसे रोकता कोई है। कौन रोकता है, आपको पता होगा कि वायु में जो होता है, वायु में जो होता है, ये जब गर्म हुए सौर ऊर्जा से, जब जल और स्थल गर्म होते तो वायु में जो होता है दो चीजें पाई जाती हैं, आपको पता होता, एक तो होता है CO2 एवं क्या होता है जलवाष्प। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये क्या करते हैं, जलवाष्प द्वारा जो होता है वायुमंडल में जो होता है वापस जाने वाली यह ऊष्मा जो होती है अवरोधित हो जाती है। ये क्या करती है, यह ऊष्मा जो ऊपर जाती है अवरोधित हो जाती है, और यह अवरोधित ऊष्मा पृथ्वी को इतनी गर्म कर देती है, क्या करती है, यही जो होता है, देखिए वायुमंडल में क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, सौर ऊर्जा जब जल और स्थल पे पड़ता है तो पुनः विकिरण क्या करती है, वायुमंडल में वापस जाती है। लेकिन ये दोनों क्या कर देते हैं, उसे अवरोधित कर देते हैं। यह जो अवरोधित ऊष्मा होती है, अर्थात जो अवरोधित ऊष्मा होती है, यह पृथ्वी को क्या कर देती है, इतना गर्म कर देती है, पृथ्वी को क्या कर देती है, गर्म कर देती है। पृथ्वी क्या कर देती है, गर्म कर देती है। और जब ये गर्म कर देती है, ये अर्थात क्या करती है, गर्म कर देती है, करने लगती है, इसे ही क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव कहा जाता है। सिंपल से ग्रीन हाउस गैस अर्थात सूर्य अर्थात सौर ऊर्जा जो होता है जल और स्थल पे पाए जाने वाले, जब सूर्य का तापमान इस पे पड़ता है तो विकिरण ऊर्जा क्या करती है, पुनः वापस लौटती है। परंतु वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ऊष्मा को क्या कर देते, वापस वायुमंडल में पाए जाने वाली यह ऊष्मा अवरोधित हो जाती है, क्या कर देती है, ऊष्मा को अवरोधित हो जाती हैं। और यह अवरोधित ऊष्मा जो होता है पृथ्वी को क्या करने लगती है, गर्म करने लगती हैं, और जिसे ही हम क्या कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। देखिए ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को, ऊष्मा को अवरोधित करने के ग्रीन हाउस प्रभाव गैस सिर्फ 6 ही प्रकार के मुख्य होते हैं।
आपको हम बता दें, ग्रीन हाउस गैस देखा जाए तो मुख्यतः 6 प्रकार के होते, मुख्यतः 6 प्रकार के होते, मुख्यतः 6 प्रकार के होते, परंतु 6 प्रकार के होते, लेकिन इससे जो होता है अनेकों जो होता है जो होते ग्रीन हाउस गैस बन सकती है। आपको पता है जब हम वायु प्रदूषण पढ़ाएंगे तब उसमें बताएंगे कि इसमें गैस मुख्यतः कौन सा प्राथमिक गैस होती है, कौन सा द्वितीयक होती है, कौन सा तृतीयक गैस होती है। इसमें मुख्यतः जो होता है कौन कौन से 6 प्रकारों में जो होता है, सबसे पहले होता है CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जो होता है CH4 अर्थात मेथेन गैस होती है, मेथेन। तीसरा जो होता है N2, तीसरा जो होता है N2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और चौथा जो होता है कहा जाता है कि CFC का भाग होते हैं, लेकिन उसका नाम होता है HFC, जिसे आप कह सकते हैं कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये चौथा हो गया, तीसरा, दूसरा और पहला। जो पांचवा जो होता है वो HFC के बाद इसे कह सकते हैं PFC अर्थात पर फ्लोरोकार्बन होता है, पर फ्लोरोकार्बन। और छठा जो होता है PFC के बाद जो होता है उसे कह जाते हैं SF6 अर्थात सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये ग्रीन हाउस गैसें होते, मुख्यतः 6 प्रकार के ग्रीन हाउस गैसें होती है वायुमंडल में। अगर हम कह दें कि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा होता है CH4 मेथेन होता है, N2 अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, HFC अर्थात हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होते हैं, और जो पांचवा होता है PFC पर फ्लोरोकार्बन होते हैं, और छठा जो होता है F6 होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड होते हैं। ये मुख्यतः जो होते ग्रीन हाउस गैस के 6 होते हैं। इसके अलावा भी ग्रीन हाउस गैसें होते हैं, इनके मिला करके जो होते हैं अनेक द्वितीयक गैसें बनाई जाती है, जो भी ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत ही आती है। कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, सीसा लेड भी हो सकता है वो भी, लेकिन जो होता है ये मुख्यतः अगर पूछता है तो इसको मुख्यतः गैस में रखेंगे, इस 6 गैसों पे। अब हम इन गैसों में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये कैसे प्रभाव डालता है ग्रीन हाउस पर अर्थात वातावरण पर, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कैसे पड़ता है? ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, पहला गैस के बारे में हम पढ़ते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को बताना नहीं, यह होता है जो ईंधन, आपको पता होगा कि यह मुख्यतः ईंधन से निकलता है। ईंधन के कहा जाए कि इसे जलाने से और आग लगाने से निकलता है कि नहीं? ईंधन को क्या जलाने या कहा जाए कि आग लगाने से जो होता है निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन के जलने या उसे आग लगाने से निकल सकता है। ईंधन मतलब होता है जैसे आपको तेल हो गया, डीजल, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि के द्वारा जो होते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। लेकिन आपको बता दें यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि
ये महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए क्योंकि हमारे लिए जो होता है इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण संसाधन है ये। आपको पता होगा कि जो हरे पौधे होते हैं उनको जो होता है CO2 के उपयोग करके ही, हरे पौधे क्या करते हैं, CO2, जो हरे पौधे होते क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं CO2 के उत्पादन से ही क्या कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, किससे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का क्या करते हैं, अपने हरे पौधे जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने भोजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और भोजन के निर्माण के उपरांत ही क्या कर देते हैं, ये वायुमंडल में क्या मुक्त कर देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। आपको पता हो, इसलिए कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है महत्वपूर्ण संसाधन होता है, क्योंकि हरे पौधे जो होते हैं बिना कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा अपने भोजन को बना नहीं पाते हैं, बना नहीं पाएंगे। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन को क्या कर देते हैं, बनाते हैं, और अपने भोजन को बनाने के बाद वो ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, मुक्त करते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। किंतु होता क्या, मामला तब गड़बड़ हो जाता है, ऑक्सीजन जो होता है जब ये वायुमंडल में सांद्रण इनका बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सांद्रण है वायुमंडल में क्या कर देता है, जब बढ़ जाता है अर्थात वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती, बढ़ जाता है, तो अब मामला थोड़ी सी गड़बड़ हो जाता है। जब बढ़ जाता है तो वृद्धि होने के ही के, जब वृद्धि हो जाता है तब जो होता है हरित गृह जो होता है प्रभाव क्या होते हैं, आहार पे जो होता है, कहा जाए कि हरित गृह प्रभाव जो होते हैं में वृद्धि हो जाती है, हरित गृह प्रभाव में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जब CO2 का सांद्रण वायुमंडल में बढ़ जाता है, अर्थात कहा जाए सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में जो होता है, प्रभाव में जो होता है क्या होती है, वृद्धि होती है। और जब हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी तो वायुमंडल क्या होता है, जब हरित गृह प्रभाव में उनकी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, तो वायुमंडल के निचली सतह पर, वायुमंडल के निचली सतह पर देखिए हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होने के कारण क्या होता है, वायुमंडल की जो होता है निचली सतह, अगर हम कह दें कि वायुमंडल में जो होता है या जो होता है वायुमंडल वृद्धि हो, जिसके कारण क्या होता है, वायुमंडल में जो होता है, वायुमंडल में कह दी या धरातली की सतह पर कर दे, वायुमंडल में लिख सकते हैं, वायुमंडल में या धरातली सतह पर क्या हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब देखिए क्या करें, हमने कहा कि CO2 का सांद्रण वायुमंडल में जब वृद्धि हो जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण वायुमंडल में जब वृद्धि हो जाता है तो उसे हरित गृह प्रभाव वृद्धि हो जाती है। हरित गृह प्रभाव में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वायुमंडल में या धरातली सतह पर तापमान में क्या हो जाते हैं, वृद्धि हो जाती है। और जब तापमान में वृद्धि हो गया, वायुमंडल के तापमान में जब वृद्धि हो गया अर्थात धरातली सतह पर वृद्धि हो गया, तो फलतः क्या उत्पन्न हो सकता है, फलतः क्या हो जाता है, वर्षा, या कहा जाए कि मृदा नमी, वर्षा या मृदा नमी में क्या हो सकती है, कमी हो जाती है, लॉस हो जाता है। देखें, अर्थात वायुमंडल या धरातली में अगर सतह में जो होता है अगर तापमान का वृद्धि हो जाती है तो फलतः क्या होता है, वर्षा या मृदा में नमी की क्या हो सकती है, कमी हो जाती है। और क्या सकता है, नमी कमी के अलावा भी हो सकता है, महासागरी जल की जो होता है अम्लता में वृद्धि हो सकती है, महासागरी जल की अम्लता में वृद्धि हो जाती है, अम्लीयता में क्या हो सकती है, वृद्धि हो जाती है। देखिए तापमान बढ़ा, हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड ये
महत्वपूर्ण संसाधन के साथ जो होता है इसकी अधिकता हो जाए तब भी क्या होगा, हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हमने कहा कि अगर सांद्रण अधिक हो गया तो वायुमंडल में जो होता है हरितगृह प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, तो जाहिर सी बात वायुमंडल में या धरातली सतह पर तापमान में वृद्धि हो जाने के कारण वर्षा या मृदा में नमी के क्या हो सकती है, कमी हो सकती है, या कह जाए कि महासागरीय जल की अम्लता में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है, या कह दिया जाए कि महाद्वीपीय हिमनद का पिघलना, महाद्वीपीय हिमनद का पिघलना, हिमनदी का या हिमनद कह सकते हो, इसमें जो भी आप देखा जाएगा, ठीक है। हिमनदी का क्या कहते हैं आप, उसमें कह सकते हैं कि हिमनद का पिघलना आज जो होता है विनाशकारी हो सकता है। हिमनदी का पिघलना आज जो होता है विनाशकारी हो सकता है। आपको पता होगा अगर हिमनद पिघलेगा तो नदियों में क्या होगा, पानी का तापमान क्या हो जाएगा, पानी की सतह जो होगी क्या हो जाएगी, पानी की सतह जो होती है क्या करेगी, अगर हिमनद पिघला तो पानी की सतह जो होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अर्थात क्या सकती है, बढ़ जाएगी, जिससे छोटे छोटे द्वीपों पर बसने वाले देश जो होंगे, जैसे फिजी ले लो, फिजी, मालदीव, 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई पर बसने वाले, अगर हिम नदी का पिघला तापमान बढ़ा तो हिम नदी पिघली तो क्या करेगा, नदियों में अर्थात पानी में नदियों का क्या होगा, सतह अर्थात नदी जो होगा इनका सतह बढ़ सकता है। अर्थात जब ये नदियों में पानी बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, विनाशकारी हो सकती हैं। अर्थात फिजी, मालदीव ऐसे देश जो होता है उस समुद्र में अर्थात नदियों में क्या हो जाएंगे, अर्थात महासागरों में क्या हो जाएंगे, महासागर के पानी भरा उसमें क्या हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे, समा जाएंगे। इसलिए जो होता है ग्रीन हाउस को अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में जो होता है, इसे रखा गया है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड को वैश्विक तापन के लिए जो होता 60% का योगदान की जो होता जिम्मेदार माना गया है। क्या जिम्मेदार माना गया है? कहा जाता कि वैश्विक तापमान अर्थात पूरे विश्व में अगर तापमान अगर बढ़ रहा है, हिमनद पिघल रही है, नदियों अर्थात महासागरों का जल स्तर बढ़ रहा है, तो इसके जिम्मेदार, जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार जो माना जाता है, आपको बता दें वैश्विक तापमान में अगर माना जाता है, तापमान में अगर वृद्धि मानी जा रही है तो इस 60% योगदान कहा जा रहा है, जिम्मेदार जिसको माना जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, अकेला 60% कार्बन डाइऑक्साइड को जिम्मेदारी मानी जा रही है। हमने कहा जलवायु में परिवर्तन, इसका मतलब होता है कि 60% अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक जिम्मेदारी मानी जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि आपको जो होता है जलवायु परिवर्तन का मुख्य जिम्मेदार जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसे हमें रोकना चाहिए। दूसरी गैस के बारे में अगर हम चर्चा करें, कार्बन डाइऑक्साइड की दूसरी गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए जो जिम्मेदारी मानी जा रही है वो उसकी होती है CH4। दूसरी गैस जो होती है CH4 अर्थात मेथेन गैस। कौन सी गैस? मेथेन गैस मानी जाती है। अगर देखा जाए तो ग्रीन जो होता है वायुमंडल में जो होता है, हरित प्रभाव में जो होता है, वायुमंडल में अगर देखा जाए कि वायुमंडल में हरित प्रभाव पे जो होता है, हरित प्रभाव होता है, इसका मतलब हरित प्रभाव में 20% वृद्धि हो जाती है। इसी के अंतर्गत हरित प्रभाव में 20% वृद्धि, 20% की वृद्धि अगर होती है तो मेथेन गैस की होती है। देखिए मेथेन गैस जो होती है कुछ मानवीय क्रियाओं के द्वारा भी उत्पन्न की जा सकती है और कुछ प्राकृतिक भी होती है। जैसे मेथेन गैस को मानवीय स्रोतों के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है और जो होता है प्राकृतिक स्रोतों के भी अंतर्गत क्या उत्पन्न होता है। मानवीय स्रोत में क्या होता है, मेथेन गैस का स्रोत कहां से निकल सकते हैं? अगर हम मानवीय स्रोत में देखें तो मानवीय स्रोत में देख सकते हैं, जैसे मानवीय स्रोत 2 स्रोतों से उत्पन्न किया जा सकता है। हमने कहा कि मानवीय स्रोत
दूसरा जो हमने कहा कि प्राकृतिक स्रोत भी इसके होते हैं, प्राकृतिक स्रोत भी इसके होते हैं। आपको हमने कहा कि मीथेन गैस जो था वायुमंडल में हरित प्रभाव पर 20% की वृद्धि की जो होती है, सबसे ज्यादा 20% की वृद्धि करती है ये गैसें, वृद्धि वाली गैसें हैं। लेकिन हमने कहा कि मीथेन गैस दो होंगे, तो मानवीय स्रोत होंगे और प्राकृतिक स्रोत होंगे। मानवीय स्रोत में जैसे कहा जाता है कि धान की खेती, धान की खेती, अगर धान की खेती कर रहे हैं तो मीथेन गैस का क्या होता है, प्रभाव माना जाता है। देखिए धान के खेतों में जो होता है, जो जड़ होते हैं धान के जो होते जड़ें, उसमें से जड़ों में जो होता है मीथेन गैस निकलती है। आप मत सोचना कि पत्तियों से गैस निकलती है, मीथेन गैस जो निकलती है उसके जड़ में से निकलती है। धान की खेती के जड़ में जो होती है मीथेन गैस निकलती है। दूसरी चीज होता है कोयले की खाद्यान्न। अगर कोयले की खुदाई करें, कोयले के खाद्यान्न, कोयले के खाद्यान्न से भी जो होता है निकलती है गैस, कोयले की खाद्यान्न। तीसरी चीज हो सकती है कोयले की खाद्यान्न से जो होता है घरेलू पशु का वातावरण, घरेलू पशु वातावरण, घरेलू पशु वातावरण मतलब कह दिया जाता है कि गोबर से भी जो होती है निकलती है, गोबर से जो गंध निकलती है वो भी क्या होती है, मीथेन गैस होती है। गोबर से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। या पुआल अगर सड़ रहा है, पुआल, तो उसमें से भी जो होता है, पुआल से भी क्या निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। परंतु और भी निकल सकता है घरेलू पशु से। जब पशु कभी कभी देखे होंगे कि मुंह को डुलाते हैं, जिसे जुगालू कहा जाता है, जुगाली कहा जाता है, अपने मुंह को जब वो डुलाते हैं तो उन्हें जुगालू कहा जाता है। अर्थात छोटे छोटे लार्वा टाइप निकलता है, उसमें भी जो होता है कौन सी, अर्थात जुगाली करता हुआ अगर पशु दिखाई रहा है तब भी क्या कहा जाता है, उसमें से CH4 निकलता है। अर्थात कौन गैस निकलती है, अर्थात मीथेन गैस निकल सकती है। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है, मीथेन गैस, ये क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। अर्थात मीथेन गैस में मानवीय स्रोतों में धान के खेत होता है, धान की जड़ों में पाया जाता है, पत्तियों में मत मारिएगा क्योंकि पत्तियों में नाइट्रोजन पाई जाती है धान में, लेकिन उसके धान के खेत के जड़ों में जो होता है वो मीथेन गैस मानेंगे। जड़ में अगर पूछ दिया कहां पाया जाता तो उसके जड़ों में, अर्थात कोयले की खाद्यान्न में या घरेलू पशु के वातावरण में। हमने कहा घरेलू पशु के वातावरण में, अर्थात गोबर में भी मिल सकता है और मीथेन पाया जाता है, पुआल सड़िया उसमें मीथेन पाया जा सकता है, या पशु जुगालू करते हुए दिखाई देते हैं तब भी मीथेन गैस का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। परंतु प्राकृतिक स्रोत में अगर हम देखें तो आपको देखिएगा आर्द्र भूमि का नाम सुने होंगे, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब होता है दलदली भूमि। देखिए दलदली भूमि में एक ही खेती की जा सकती है। अगर अच्छी फसल उगाना है तो धान की खेती करते हैं लोग। दलदली भूमि कहां करते हैं, धान की खेती की जा सकती है। और जाहिर सी बात, जब धान की खेती की जा सकती है तो धान की खेती में भी क्या निकलता है, CH4 निकलता है, मीथेन गैस निकलता है। लेकिन वैसे भी दलदली भूमि में जो होता है मीथेन गैस निकलती है। अर्थात कहा जाए कि वैश्विक, हमने कहा कि वैश्विक तापमान में 20% वृद्धि जो होती है कौन करता, हरित वायुमंडल में हरित प्रभाव में 20% की वृद्धि होती है, अर्थात वो मीथेन की। लेकिन अगर हम देखें कि वैश्विक तापमान में अगर हम पूरा विश्व में जो होता, जो वैश्विक तापमान में अगर वृद्धि के जिम्मेदार है तो आर्द्र भूमि में वृद्धि का, जो वैश्विक तापमान में मीथेन का कितना योगदान होता है, मीथेन का योगदान होता है प्राकृतिक स्रोत से कितना होता है, वैश्विक तापमान में मीथेन का प्राकृतिक स्रोत का योगदान कितना होता है, 76% दलदली भूमि से होता है। किससे, आर्द्र भूमियों का। मतलब इन 20% में 76% जो होता है वो किसका होता है, आर्द्र भूमि, अर्थात दलदली भूमि का जो होता है मीथेन का जिम्मेदार मानी जाती है। दूसरी चीज होती है प्राकृतिक स्रोत में आर्द्र भूमि के अलावा जली, या आप कह सकते हैं कि इसे समुद्र जली, या कह सकते हैं समुद्र जली, समुद्र जली। ये जो होते हैं किसकी स्रोत माने जाते हैं, प्राकृतिक स्रोत।
तो आपको समझ में आ गया कि प्राकृतिक स्रोत भी पूछ सकता मीथेन। लेकिन आपसे वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि मीथेन गैस कहां से उत्पन्न होती है या मीथेन गैस किस में पाई जाती है। लेकिन आप जब सिविल में जाएंगे या आप पीसीएस क्वेश्चन पूछते देखे जाएंगे या आप आईएएस का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें पूछा जाएगा कि मीथेन गैस के कितने स्रोत होते हैं। 2 स्रोत आपको मानवीय स्रोत में कौन कौन आते हैं और प्राकृतिक स्रोत में क्या आते हैं। इन क्वेश्चन को क्या करना, आपको पढ़ना पड़ता। अगर देखा जाए कि समताप मंडल में जो होता सांद्रण अधिक होने के कारण जो होता, देखिए एक चीज और होती है वायुमंडल, मीथेन गैस में एक और चीज है। अगर समताप मंडल में आपको पता है समताप मंडल कहां पाया जाता, यह आपको पता है कि यहां पर जो होता नीचे जो होता दिखाई दे रहा, यह आपका होता है क्षोभ मंडल। इसके बाद जो होता है आपको दिखाई देगा कौन सा मंडल, समताप मंडल। यहीं पर जो होती एक परत पाई जाती है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बनी होती है। किसके, ऑक्सीजन अर्थात O2 के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है, जिसे O3 कहा जाता है। इसे कहा जाता है, इसे ओजोन परत कहा जाता है। कौन सी परत कहा जाता है, ओजोन परत कहा जाता है। अर्थात क्षोभ मंडल जितनी नंगी आंखों से हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई देती है, ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार से बता देंगे, वो क्या कहलाता, क्षोभ मंडल कहलाता। उसके ऊपर ठीक समताप मंडल होता और ओजोन परत पाई जाती। आपको हम बता दें कि मीथेन जो होता समताप मंडल में मीथेन का सांद्रण अधिक होने से, अगर क्या होगा समताप मंडल में मीथेन का जो सांद्रण हुआ अर्थात CH4 का सांद्रण अगर अधिक हो गया तो क्या प्रभाव पड़ सकता है वायुमंडल पे, अर्थात समताप मंडल पे अगर अधिक हो गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। अगर वृद्धि होती है तो हरित गृह प्रभाव उत्पादक होता है। क्या होता है, हरित गृह प्रभाव उत्पादन हो जाता है। अगर समताप मंडल में मीथेन गैस का सांद्रण अगर अधिक हो गया तो हरित गृह प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरित गृह प्रभाव उत्पादक हो जाएगा। अब इसके हरित गृह प्रभाव अगर उत्पादक हो गया तब क्या प्रभाव पड़ जाएगा, अर्थात इस कारण से जो होता है वायुमंडल के निचली जो इसके पिछले अगर कह दे कि निचले वायुमंडल और धरातल में क्या हो जाएगी, ताप में वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, अर्थात समताप मंडल में हमने कहा कि मीथेन गैस का सांद्रण अगर अधिक हो जाता है तो हरित गृह प्रभाव उत्पादन हो जाएगा। और जब हरित गृह प्रभाव उत्पादन हो जाएगा तो समताप मंडल के निचले सतह पर, अर्थात कह सकते हैं कि वायुमंडल, अर्थात वायुमंडल में कह सकते हैं क्या, वायुमंडल में या धरातलीय सतह पर, किस पे, धरातलीय सतह पर जो होता है क्या हो जाएगा, तापमान में वृद्धि हो जाएगी। तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात ताप में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। आप समझ गए कि मीथेन गैस भी एक तापमान वृद्धि के लिए क्या होती है, जिम्मेदार मानी जाती है। तो ये मीथेन गैस हुआ। अगला गैस आपको बता दें, आप कार्बन के समझे, मीथेन देखिए, कार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 गैसें एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सल्फर ऑक्साइड भी इसके लिए सबसे मुख्य मानी जाती है। तो आपको ये 4 गैसें हम चर्चा कर रहे हैं। अगली गैस के पढ़ते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस गैस में जो आती है EN2O। नेक्स्ट गैस होती है EN2O। देखिए EN2 जिसे कहा जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड। देखिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड की उत्पत्ति जो मानी जाती है वो खनिज तेल या कोयले के जलन से मानी जाती है। किससे उत्पत्ति, इसका मुख्य स्रोत जो होता है, जो इसका स्रोत अगर देखा जाए तो जितने खनिज तेल होते, खनिज तेलों प्लस जो होता है, कभी कभी खनिज तेलों जो होता है
और प्लस जो होता है कोयला, जब हम क्या करते हैं कोयला को जलाने से जो होता है, किसके, कोयला के जलाने से, कोयला के जलाने से, यहां से जो होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड की उत्पत्ति सबसे मुख्य स्रोत माना जाता है। देखिए खनिज तेल या कोयला के जलाने से जो होता है आपके जो होता है नाइट्रस अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। जो मनुष्य क्यों क्या करता है, शरीर में जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड को अधिक सांद्रण के कारण क्या होता है, जब मनुष्य के शरीर में क्या होता है, ये दोनों जो होता है उत्पत्ति हो जाती है, तो मनुष्य के अगर शरीर में, मनुष्य के शरीर में अगर बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है मनुष्य के शरीर में, देखेंगे आप जो होता है शरीर में जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड को अधिक सांद्रण हो जाने के कारण, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्साइड के अधिक सांद्रण हो जाने का, अधिक सांद्रण, अगर अधिक सांद्रण हो गया है, अब देखिए अगर अधिक सांद्रण अगर हो जाता है तो प्रभाव क्या पड़ता है, होने के कारण कई रोग हो जा सकते हैं। अधिक सांद्रण हो गया तो क्या हो सकता है, कई रोग उत्पन्न कर सकते हैं, कई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात कहा जाए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्पत्ति का मुख्य स्रोत जो होता है खनिज तेलों होते प्लस कोयले को जलाने से होता है। और अगर मनुष्य के शरीर में उसके जलाने से नाइट्रस ऑक्साइड की सांद्रता अर्थात सांद्रण अगर अधिक हो जाता है तो मनुष्य को जो होता है कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। वो रोग कौन कौन से होंगे, मसूड़ों में सूजन, कौन से रोग हो सकते हैं मनुष्य के शरीर में, कौन से रोग हो सकते हैं, मसूड़ों में सूजन, अर्थात मसूड़ों में सूजन हो सकता है, या रक्तस्राव, कौन सी बीमारी हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है। अर्थात आपको बताया गया है कि रक्तस्राव कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया था। रक्तस्राव हो सकता है, निमोनिया, क्या हो सकती है, निमोनिया, क्या हो सकती है, फेफड़ा अर्थात फेफड़े के रोग, किसके रोग हो सकते हैं, फेफड़े के रोग। देखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या हो सकता है, अर्थात फेफड़े के रोग इसी के कारण हो सकता है। कभी कभी अधिक बहुत सारे रोग जो होते हैं इससे क्या हो जाते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के सांद्रण वायुमंडल में अधिक सांद्रण होने से कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हमने कहा पहले हमने कहा कि वैश्विक जलवायु तापमान, हमने कहा वैश्विक जलवायु में जो होता तापमान वृद्धि होने के कारण कई रोग हो रहे हैं उत्पन्न। अब जितना भयंकर रोग आएंगे इसकी जिम्मेदारी आप पर होंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन करेंगे, जितने मीथेन गैस उत्पादन करेंगे उतने तापमान में वृद्धि होगा, अनेक रोग उत्पादन होंगे, हिमनद पिघलेगा अर्थात नदी महासागर बढ़ेंगे, देश डूबेंगे, अनेक देश जो होंगे जल में समाहित हो जाएंगे, और क्या होगा, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, जैसे कोरोना भी एक जलवायु परिवर्तन का ही बीमारी कारण माना जाता है। अनेक प्रकार की क्या होगी महामारी और बीमारी हमारे यहाँ क्या करेगी, आ सकती। आपने देखा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है, हमने बताया कि आप क्या करिए इसमें तेल, खनिज तेलों अर्थात कोयले के जलाने के साधन से जो नाइट्रस ऑक्साइड उत्पादन होते हैं, अगर वायुमान में इसका वायुमंडल में सांद्रण अधिक बढ़ जाता है तो कई रोग उत्पादन कर सकते हैं। आपने देखा कि रक्त का अक्संदन हो सकता है, रक्त का स्रवण हो सकता है, स्राव हो सकता है, आपके मसूड़े सूजन सकते हैं, फेफड़े में रोग हो सकता है, आपको हो सकता है, और क्या हो सकता है, बहुत सारे रोग, निमोनिया हो सकती है, इत्यादि रोग होता है नाइट्रस ऑक्साइड की जिम्मेदारी होती है इस रोग के कारण। अब देखेंगे आप अगर अधिक ऊंचाई पर अगर जो होता है ये एक और स्रोत पाया जाता है कोयले खद जाने से, अगर कोई जेट वायुयान है एक जगह और स्रोत पाया जाता है, जेट वायुयान अधिक ऊंचाई पर अगर उड़ रहा है, अधिक ऊंचाई पर जो होता है, हमने कहा वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत की मात्रा 78 होती है, सबसे अधिक होती है ना। अगर अधिक ऊंचाई पर जो होता है जेट, सुपर जेटिक वायुयान कहा जा सकता है, कहा जाता है सुपरसोनिक जेट विमान, इसका नाम रखते हैं सुपर सोनिक जेट विमान।
सुपरसोनिक जेट विमानों को अधिक ऊंचाई पर उड़ने से निकली हुई जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है वो समताप मंडल अर्थात जो यहां से जो निकलती है, अर्थात सुपरसोनिक जेट विमानों से जो होता है जो नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है, जो ऑक्साइड निकलती है। हमने आपको बताया कि आपको यहां पर क्षोभ मंडल है, इसके बाद समताप मंडल है, तो इसके बाद जो होता है ओजोन परत पाई जाती है, इसके बाद मध्य मंडल आता है। अब समताप मंडल आप देख रहे हैं, अर्थात क्षोभ मंडल में हलचलें बहुत होती हैं, इसलिए सुपर जो सोनिक जेट विमान उड़ाए जाते हैं वो तो क्षोभ मंडल में उड़ाए नहीं जाएंगे। समताप मंडल का मतलब सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, जहां टेम्परेचर बराबर हो वहां हवाओं का हलचल नहीं होता है। जहां क्या, जब टेम्परेचर बराबर होता है तो वहां पर हवाओं का हलचल नहीं होता है, इसलिए जो होते जेट सुपरसोनिक जेट विमान जो होता है, चालक उड़ाने वाला जो चालक होता है समताप मंडल में जो होता है अपने विमान को उड़ाना ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, पसंद करता है, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है, पसंद करता है। और यही जब ज्यादा से ज्यादा समताप मंडल में पसंद करता है सुपरसोनिक जेट विमान को उड़ाना, तो यह जो होता है नाइट्रोजन और सुपरसोनिक जेट विमान जो होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या कर सकते हैं, उत्पन्न करते हैं। और जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते उत्पन्न करते हैं तो यहां पर जो ये ओजोन परत लेयर पाई जा रही थी, ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर जो ओजोन परत लेयर पाई जाती है, यही नाइट्रस ऑक्साइड इसको क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, अर्थात इसी को ओजोन परत को क्या कर देती है, पतली बना देती है। और जब ये पतली बना देती है नाइट्रस ओजोन परत को, तो पराबैंगनी किरणें अर्थात अल्ट्रावेव अर्थात पराबैंगनी किरणें जो होती हैं आसानी से क्या होती है, पृथ्वी पर पहुंच करके उसके टेम्परेचर अर्थात धरातली सतह का तापमान क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। क्या कर देती हैं, धरातली सतह का तापमान क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे क्या होगा, किरणों से आने वाले क्या हो जाते हैं, खतरा उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, जब धरातली तापमान बढ़ जाता है तो क्या होगा, यहां पर जो होता है क्या हो जाएगा, खतरा उत्पन्न, अल्ट्रावायलेट किरणें क्या हो सकती है, परावैंगनिक किरणों के आने से क्या होता है, खतरा उत्पन्न हो सकता है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब देखेंगे उत्पन्न हो सकता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। एक चीज और बता दे, आने से खतरा उत्पन्न हो सकता है, एक चीज और बता दे कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, अगर प्रकाश नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होंगे सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन के ऑक्साइड सूर्य के जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश के साथ अभिक्रिया करके, या कह सकते हैं सूर्य के साथ जो होता पारस्परिक क्रिया करके, सूर्य के साथ क्या करके, पारस्परिक जो होता है क्या करके, क्रिया करके, पारस्परिक क्रिया करके जो होते हैं क्या कर सकते हैं, पारस्परिक क्रिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन का निर्माण करते हैं। पारस्परिक क्रिया करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ओजोन अर्थात O3 तथा क्या कर सकते हैं, पैन, जिसे कहा जाता था पैराक्सिल। पैन का क्या होता है, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, पैन का सबसे ज्यादा PAN अर्थात पैन, ये द्वितीयक प्रदूषक माना जाता है। हम बताएंगे वायु प्रदूषक में प्रथम प्रदूषक कौन होगा, द्वितीयक प्रदूषक कौन होता है, आपको ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट, एसिटाइल या कह सकते एसी, या कभी कभी जो होता है इसका नाम होता है एसिटाइल नाइट्रेट, एसिटाइल नाइट्रेट क्या होता है, एसिटाइल नाइट्रेट होता है। समझ गए आप। तो वहां पर जो होता है अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति अर्थात उपस्थिति से जो होता पारस्परिक क्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैन अर्थात पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट उत्पादित करते हैं। क्या करते हैं, उत्पादित हैं। जो इन तीनों को अगर मिला दिया जाए, इन तीनों को क्या किया जाए,
अगर मिला दिया जाता है तो ये रूप सम्मिलित रूप से जो होता है प्रकाश में रासायनिक स्मोक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का रासायनिक स्मोक कहते हैं। प्रकाश का रासायनिक स्मोक कहते हैं। रासायनिक स्मोक कहते हैं। स्मोक कहते हैं। अब समझ में आया कि प्रकाश का रासायनिक स्मोक कहते हैं। तो हमने आपको बताया कि अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड सूर्य के प्रकाश के साथ पारस्परिक अगर क्रिया करके जो होता है अगर करते हैं तो वो क्या उत्पादन कर सकते हैं? नाइट्रस अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड कर सकते हैं, O3 कर सकते हैं और पैन उत्पादन करते हैं। पैन द्वितीयक वायु प्रदूषक माना जाता है, लेकिन पैराक्साइटिल एसिटाइल नाइट्रेट उत्पादन करते हैं। अगर इन तीनों को अगर मिला दिया जाता है तो प्रकाश का रासायनिक स्मोक कहते हैं। ये जो होता है आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। अब देखेंगे अगला गैस आपको CFC क्या होता है। नेक्स्ट गैस की अगर चर्चा करें CFC, नेक्स्ट गैस है CFC, जिसको कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहा जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC में कौन सा हो सकता है? C फार कह सकते हैं कि क्लोरीन होता है। C फार क्या कह सकते हैं? क्लोरीन होता है। F फार कह सकते हैं फ्लोरीन होता है। ये फिका कहें फ्लोरीन, फ्लोरीन होता। 80 फार कह सकते हैं क्या होता है? कार्बन। क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन जब आप तीनों का मिश्रण करेंगे तो CFC का निर्माण होता है, अर्थात कौन सी गैस बनती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनती है। अब ये चीज आपको देखेंगे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, हमने कहा कि अगर बर्फ अगर ठंडा लगता है तो नाइट्रोजन अर्थात क्लोरीन बर्फ में क्या क्या पाया जा सकता है। आप दिमाग लगाएंगे क्लोरीन, फ्लोरीन या कार्बन कहां से उत्पादित हो सकता है? जहां से ये उत्पादन होता है, जहां से ये पाए जाते हैं वही CFC गैस वहीं से होगी। आपको देखेंगे, आपको बता रहे हैं, आप देखेंगे कि इसका स्रोत जो होता, स्रोत कहां से होता? CFC कहां से गैस निकलती? आप देखे होंगे कि आप कभी कभी सेंट मारते, स्प्रे नाम सुने होंगे। हाँ, आप देखे होंगे कि स्प्रे उसे बोला जाता है, जो हिंदी में बोला जाता है स्प्रे कैंस। क्या बोला जाता है? स्प्रे कैंस। स्प्रे कैंस वहां से हो सकती, या एयर कंडीशनर। कहां से? एयर कंडीशनर। आप कह सकते हैं कि आप घर में चलाते होंगे AC, है ना? AC से कौन सी गैस निकलती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। AC नहीं अगर आपके घर में होगा तो रेफ्रिजरेटर जरूर होगा। क्या होगा? रेफ्रिजरेटर। यहां से भी क्या निकल सकती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकती है, या फोम। फोम जो नाई के दुकान पे अगर जाते होंगे तो वहां पर जो होता है, आप नाई आपके जो होते हैं हजामत करते समय जो होगा एक गाज नुमा निकलता है, जिससे पहले वो आपकी दाढ़ी पर लगाता है, लगाने के बाद जो होता है आपकी दाढ़ी को सेव करता है। तो आप करेंगे उसी को, जो वही उसमें से भी क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका मतलब होता है वहां से भी क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या प्लास्टिक, या कह सकते हैं प्लास्टिक, या आप कह सकते हैं अग्निशामक। क्या? अग्निशामक तथा, और कहां से निकल सकता है अग्निशामक तथा? प्रसाधन सामग्री या सौंदर्य सामग्री में। सौंदर्य सामग्री, ब्लीच व्लीच लगाते होंगे। बहुत सारी महिलाओं का नाम क्या लेना जरूरत, आपको पता होगा जितनी महिलाएं के सौंदर्य सामग्री होती हैं 95% जो होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन युक्त होती है। जितनी भी सौंदर्य सामग्री 95% क्लोरोफ्लोरोकार्बन से युक्त होती हैं। ये जो होता है उनके स्रोत होते हैं, CFC के ये स्रोत होते हैं। देखिए CFC
उत्सर्जन से जो होता है वायुमंडल में पहुंचने के कारण जो होता है ओजोन परत को बड़ी नष्ट हो जाती है। अगर CFC निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर निकलता है, स्रोत तो आपको पता हो गया। अगर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर निकलता है तो यह ओजोन परत को क्या कर सकता है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ओजोन परत को जो होता है नुकसान पहुंचाता, सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचा। हम ओजोन परत का आपको चर्चा करेंगे कि ओजोन परत की इसके अलग से, इसके बाद जो होगा आप ओजोन परत की हम चर्चा करेंगे। तो ओजोन परत है क्या, अब उसकी बात हम करते हैं। तो अभी समझ लीजिए, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ एक परत पाया जाता है समताप मंडल के ऊपर, जिसे ओजोन परत कहा जाता है। अर्थात ओजोन परत को सबसे ज्यादा अगर नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है तो CFC को होता है। इसे परावैंगनी किरणें जो होती है तापमान में अगर वृद्धि हो जाएगी और जब ये पहुंचाएगा तो उसमें हो सकता है ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाए तो परावैंगनी किरणों क्या करता है, परावैंगनी किरणें जो होती हैं, अल्ट्रावेल वेव जो होता है, अल्ट्रावेव वेव जो होता है, परावैंगनी किरणें जो होती हैं वो सीधे क्या करती हैं, सीधे कहां पहुंचती हैं, पृथ्वी पर जा सकती हैं। अगर पृथ्वी पर जा गई, पहुंच गई, अर्थात पृथ्वी पर अगर पहुंच गई तो आपको क्या हो सकता है, आपकी आंखों में जलन हो सकता है, आंखें आपकी क्या हो सकती है, परावैंगनी किरणें से आंखें जा सकती हैं, अर्थात आंखें आपको अंधापन हो सकता है। दूसरे जो होगा, अगर त्वचा पे पड़ता है परावैंगनी किरण, अगर त्वचा पे पड़ा परावैंगनी किरणें तो त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है। इसलिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय जो किरीट कोरोना दिखाई देता है वो सीधा सीधा प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है। सूर्य का सीधा सीधा प्रकाश कहां पड़ता है, सूर्य में पड़ता है प्रकाश सीधा सीधा। उस समय जब सूर्य ग्रहण लगता है, किरीट कोरोना दिखाई देता है तो उसका प्रकाश सीधा सीधा जो होता है पृथ्वी पर जब पड़ता है तो उस समय जो होता है क्या होता है कि परावैंगनी किरणें आपके पृथ्वी पर सीधे आती हैं। और जब वो सीधे आती हैं इसलिए कहा जाता है कि सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखा जाता। अगर नंगी आंखों से देखते हैं तो आपका अंधतापन हो सकता है। या सूर्य उस समय कहा जाता है सूर्य ग्रहण जब होता है तो आप घर में रहें, आपके अगर परावैंगनी किरणें सीधे त्वचा पर पड़ सकती हैं तो आपको त्वचा कैंसर होने की पूरी संभावना हो सकती है। तो ये होता CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंखों में चर्म रोग हो सकता है, अर्थात संभावनाएं भी क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कहां से स्रोत हुआ, इसका क्या हो सकता है, आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये जो होते हैं कितनी खतरनाक गैसें आप जानें। एक लास्ट गैस आपको पढ़ा दे रहे हैं, सल्फर ऑक्साइड है। इसके बाद जो होता है ओजोन परत, हमने बताया कि ग्रीन हाउस गैसें 6 होती है हमने बताया, और हम आपको कुछ गैसें पढ़ाएं। इसके बाद हम ओजोन परत को कल पढ़ा देते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में ओजोन परत बता देते हैं क्या हो सकता है। तो अब देखिए क्या होता है। अब एक गैस और की चर्चा करेंगे। अब जितनी गैसें आपको पढ़ाएं इसके बिना एग्जाम नहीं होता। वनडे एग्जाम में आप SSC दें, रेलवे दें, पुलिस दें या कोई भी एग्जाम देते हैं, ये गैस यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता है। इसलिए जो होता है इन्हें पढ़ना आपको अनिवार्य माना जाता है। या टेट भी दे रहे हैं तभी आप, सुपर टेट दे रहे हैं तभी आपके यहां से क्वेश्चन फिक्स एक होते हैं। इसलिए आप इसे गहरा अध्ययन करेंगे। अगला गैस पढ़ते हैं सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड यह होता है सल्फर के ऑक्साइड, इसे SOX लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर के ऑक्साइड यह जो था वायु का जो था द्वितीयक सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है प्रदूषक होता है। ये ग्रीन हाउस गैस है लेकिन जो होता है 6 गैसों में इसको शामिल नहीं किया गया है। ये अलग से, ये द्वितीयक बोला जाता है कि वायु का द्वितीयक सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक गैस माना जाता है। वायु का, हम आपको वायु प्रदूषण पढ़ाएंगे तो बताएंगे द्वितीयक गैस कौन कौन से होते हैं। प्राथमिक गैस और द्वितीयक गैस के बारे में चर्चा करते हैं। अर्थात वायु का द्वितीयक सर्वाधिक प्रदूषक गैस ये माना जाता है। सर्वाधिक प्रदूषक गैस ये माना जाता है। सर्वाधिक क्या प्रदूषक गैस ये माना जाता है। अब देखेंगे जो होता ताप विद्युत प्रवाह, अर्थात इसका स्रोत अगर देखेंगे तो ताप शक्ति गृह सबसे स्रोत इसका माना जाता है।
इसके अगर स्रोत को देखा जाए तो ताप शक्तिगृह, अर्थात ताप शक्तिगृह का मतलब होता है कोयले के द्वारा उत्पादन जो होता है। जो कोयला आप जलाते हैं, जो कोयला द्वारा तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर होता है, उसे कहा जाता है कोयले के द्वारा, या कह सकते हैं खनिज तेल शोधनशालाएं। और क्या हो सकता है? खनिज तेल शोधनशालाएं, खनिज तेल शोधनशालाएं हो सकती। या आप देखे होंगे, पीछे देखिए ध्यान से, जो खनिज तेल शोधनशालाएं से निकलने वाली जो गैस होती हैं ये छोटी होती। आप देखेंगे जो सल्फर डाई होती, कभी कभी जो होता स्वचालित वाहन देखे होंगे, तथा स्वचालित वाहन भी शामिल करते हैं। स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहन देखें आप कहां से निकल सकता है। ये हमने कहा सल्फर के ऑक्साइड जो होते वायु का द्वितीयक सर्वाधिक प्रदूषक गैस पाई जाती है। इसका स्रोत ज्यादा से ज्यादा होता ताप विद्युत ताप शक्तिगृह से, अर्थात कोयले के द्वारा उत्पन्न हो सकता है, या खनिज तेल शोधनशालाओं के द्वारा निकल सकता है, या स्वचालित वाहन के द्वारा क्या करते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन SO2 ये मानव शरीर के अनेक रोगों में क्या करता है, भूमिका निभाता है। देखिए इससे कई रोग उत्पन्न हो सकते हैं SO2 के द्वारा जो होता है, अर्थात SO2 जो होता है कई रोगों के कारक हो सकता है। सल्फर ऑक्साइड कई रोग का कारक हो सकता है, कई रोग का वाहन हो सकता है, कई रोग हो सकते हैं। आपको पहला रोग थे आपको जो हो जाएगा, इसके अगर वायुमंडल में ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आंखों में जलन होती है। कभी कभी बाहर आप निकलेंगे धूप में, अर्थात आंखों में क्या होने लगती है, जलन हो सकती है। अर्थात वायुमंडल में सल्फर डाई अर्थात सल्फर ऑक्साइड का ज्यादा होना, ये आंखों में क्या हो सकता है, जलन। दमा हो सकती है, क्या हो सकता है, दमा हो सकती है, दमा हो सकती है, या खांसी आ सकता है। क्या हो सकती है, खांसी आ सकती है। या तो आप कह सकते हैं फेफड़े का रोग हो सकता है। क्या हो सकता है, फेफड़े का रोग हो सकता है, एवं क्या हो सकता है, फेफड़े का रोग हो सकता है, या सिर दर्द भी कर सकता है। क्या कर सकता है, सिर दर्द भी कर सकता है। सिर दर्द होना या चक्कर आना, या सिर दर्द या चक्कर अगर आता है, अर्थात चक्कर आना, या आप कह सकते हैं सांस में कठिनाई आना, अर्थात सांस में क्या होती है, सांस लेने में कठिनाई आना, इत्यादि रोग का कारण सिर्फ जो होता है SO2 होता है। कौन होगा, SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, अर्थात कहते हैं सल्फर के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो सकता है। SO2 के कारण जो होता है कई रोग हो सकते हैं। हमने बताया आंखों का जलन हो सकता है, दमा हो सकती है, खांसी हो सकता है, फेफड़े का रोग हो सकता है, सिर का दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, या सांस लेने में कठिनाई। ये सब के रोग की जिम्मेदारी सिर्फ SO2 होता है। इसलिए जो होता है, आपको ये बता दें कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपसे किस कारण से जो होता है, आपसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल को नुकसान किससे हो रहा है। ताजमहल अर्थात ताजमहल पीला दिखाई पड़ रहा है, पीला दिखाई पड़ता है, ताजमहल को नुकसान अर्थात ताजमहल पीला दिखाई पड़ता है। ये टेट में भी पूछा गया है, जीडी में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है कि ताजमहल पीला दिखाई क्यों पड़ रहा है। वो इसका एक ही जिम्मेदार है, अर्थात SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी जिम्मेदार है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी के कारण जो होता है तबाही का कारण जो होता है ताजमहल होता है। अर्थात ये क्यों, अगर ताजमहल कैसे हो रहा है कि मथुरा में आप सुने होंगे कि तेल शोधन कारखानाएं चलती, तेल शोधन मथुरा में, अर्थात तेल शोधन कारखाने लगे हुए हैं, अर्थात मथुरा में तेल शोधन कारखाने से निकलने वाला जो धुआं होता है, निकलने वाला जो धुआं होता है, वो धुआं में जो होता है SO2 होता है। यही SO2 जो होता है ताजमहल को क्या कर दे रहा है, पीला पड़ने का कारण है, अर्थात ताजमहल का विनाश अर्थात नुकसान का कारण यही होता है। इसलिए
जो होता है ताजमहल से जो होता है, जब ताज उत्सव मनाया जाता है 5 फरवरी को, तो ताजमहल से 3 किलोमीटर दूर पर मनाया जाता है, मेला लगते हैं, जैसे वहाँ पर नहीं लगते। तो इस ताजमहल की क्षति का कारण होता है कि मथुरा में जो तेल शोधन कारखानाएं होती हैं, वहाँ से निकलने वाली गैस है SO2 जो गैस निकलती है, वही जो होती है ताजमहल के नुकसान का सबसे बड़ा कारण मानी जाती है, SO2 माना जाता है। अब देखेंगे कई कारण भी हो सकते हैं SO2 के। तो आप जान गए कि ग्रीन हाउस गैस कितने प्रकार के होते, 6 हमने बताया। आपने पढ़ा कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये 6 गैसें जो होते हैं एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। अब हम अगला आपको बता देते हैं कि ओजोन परत क्या होता है। तो ओजोन परत की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, तब इसको पूरा सुनेंगे तो ओजोन परत कैसे खोजा गया था। आपको बता दें कुछ बातें कि ग्रीन हाउस गैस जो होती है कि जो होती ओजोन परत में बड़ा नुकसान पहुंचने का कारण सिर्फ ग्रीन हाउस गैस होता है। तो इसलिए इसे आप जब पढ़ लीजिएगा तब हम आपको बता देंगे कि ओजोन परत के इससे कैसे नुकसान पहुंचता है। तो आप धन्यवाद।